औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू चैनल। स्टैट्स 301 के लेक्चर नंबर 19 के साथ मैं आपको इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज पिछला जो लेक्चर है उसमें रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात की थी। रिलेशन के एक प्रोबेबिलिटी के दूसरे के साथ रिलेशंस को किस तरीके से आप करेंगे फार्मूलेट, और एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात होगी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन जो है वो इन टर्म ऑफ लिमिट हम उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पी ए इज़ इक्वल टू लिमिट एन टू इन्फिनिटी एम ओवर एन। ये हमारा जो है वो एक पहले हमारे पास जो फार्मूला था वो पी ए इज़ इक्वल टू एम ओवर एन था। तो इसके अंदर लिमिट इंक्लूड की गई है। ये लिमिट इसलिए इंक्लूड की गई है कि जब आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेड है, वो रिपीटेड है लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम के लिए, और लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम के लिए जब वो रिपीटेड है तो उसके जो है आइडेंटिकल जो कंडीशन के अंदर तो ए इज़ ऑब्जर्व टू अकर एम टाइम्स, फिर वहाँ पे अकॉरेंस जो है उसकी एक ही एम टाइम्स है, और फिर उसको लिमिट के साथ एज डिफाइन एज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ एम ओवर एन। तो हमें क्योंकि लिमिट का इस्तेमाल इसलिए किया कि जहाँ यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट जो था वो रिपीटेड हो रहा था लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम, लॉन्ग रन उसका हो रहा था। उस लॉन्ग रन की वजह से हमने इसको जो है क्योंकि वो फिर उसकी जो टेंडेंसी थी, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है वो, तो उसकी टेंडेंसी जो थी वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। टेंडेंसी जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी तो हमें फिर ये शो करना पड़ गया कि हमें उसकी लिमिटेशन शो करना पड़ गई। फिर हमने यहाँ पे ये लिमिटेशन को शो किया है कि इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसलिए इन्फिनिटी है क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ एक्सपेरिमेंट। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्लाई कब होती है? जब लॉन्ग रन होता है, जब एक इवन आइडेंटिकल पोजीशन के अंदर आइडेंटिकल कंडीशन के साथ वो जब लॉन्ग रन के लिए रिपीट होगा तो उसके साथ फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन जो हमने ये दी हुई है पी ए इज़ इक्वल टू लिमिट जहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ठीक है जी। और एक और बात भी है यहाँ पे, जब आपके इवेंट नॉट इक्वली लाइकली हों, एक्सपेरिमेंट के जो इक्वली लाइकली इवेंट ना हो, तो फिर एम्पिरिकल जो है प्रोबेबिलिटी बनती है, और उसका जो इवेंट एविडेंस होता है वो एम्पिरिकल एविडेंस कहलाता है या ऑब्जर्वेशनल डेटा कहलाता है। इसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, और ये बेस कर रही होती है हमारे एम्पिरिकल डेटा के ऊपर। ठीक है जी। एम्पिरिकल के लिए बेस इसलिए कर रही होती है कि हमने जो क्लासिफाइड डेफिनेशन है हमारे पास, एक वो प्रोबेबिलिटी की क्लासिफाइड डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। जिन लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे वेरियस पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नॉट इक्वली लाइक। आप क्लासिकल के जो आपकी प्रोबेबिलिटी की है डेफिनेशन, उसमें ये है कि आपके इवेंट जो है इक्वली लाइकली अकर होने चाहिए। जब आपके इक्वली लाइकली इवेंट अकर नहीं होते
इक्वली लाइकली अगर होने का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि बराबर चांसेस हों, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो हर इवेंट के अकर होने की। हेड के भी उतने ही चांसेस हो, टेल के भी उतने ही चांसेस हो, 1/2 1/2। तो ये जो है इक्वली लाइक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हम प्रोबेबिलिटी को लेके चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन बार बार आए जहाँ पे हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट हों। ऐसा बाज़ सिचुएशन में है और बाज़ में नहीं है। जहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होंगे तो वहाँ एम्पेरिकल डेटा होगा, और वो एम्पेरिकल डेटा जो है आपका, या आप उसको ऑब्जर्वेशनल डेटा भी कहते हैं, तो ये स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी। फिर लिमिट अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर। ये मिसाल है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसको, मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें यही है कि लॉन्ग रन के लिए आपके नंबर ऑफ़ टॉसेस हैं और उसके प्रोपोर्शन है हेड के कि कितने प्रोपोर्शन में हेड आए हैं और टॉसेस लॉन्ग रन के अंदर। तो ये ग्राफिकल इसको शो किया गया। जब आप लिमिट को अप्लाई करते हैं तो वो बेस करती है एम्पेरिकल डेटा के ऊपर, ऑब्जर्वेशनल डेटा के ऊपर, हम उसको स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और उसके हम मिसाल यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो 2 है, ये हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। रीजन ऑफ इंग्लैंड से मेल की बात है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मेल की वो जो बात है, ये देखें डेटा आपको, ये डेटा ठीक है जी। इसमें से आपने ये जो डेटा दिया हुआ है, मेल बर्थ के बारे में बताना है, तो खैर इसके अंदर आप लिमिट के फार्मूले लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई होगी, आउटकम और टोटल जो आपके डिज़ायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम जो होंगी। तो जो डिज़ायर्ड ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहे हैं, इससे आप पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लिहाजा इसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब आपने बात की तो यहाँ पे इसके दिए हुए हैं कुछ 1-2 चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो कम्प्लीमेंट है, जिसको यहाँ जो नई चीज़ है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर कोई इतनी नई नहीं है, लेकिन चलेगा, इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। कम्प्लीमेंट होता ये है कि आपका यूनिवर्सल सेट में से जो जिस सेट का आप कम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको आप माइनस करते हैं। ये तो सेट थ्योरी की बात है। यहाँ प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आप किसी चीज़ की कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यानी ए का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो वो 1 माइनस ए आएगा। ए कम्प्लीमेंट जो है वो 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंसीडर किया गया 1। अब 1 में से इसके जो है ना कितने चांसेस हैं, कितना माइनस होता है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी के अंदर नॉन क्वांटिफाइबल एंड क्वांटिफाइबल मकदार से जिसको शो कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते। इंडक्टिव जिसको हमने सब्जेक्टिव भी कहा,
और पर्सनल प्रोबेबिलिटी भी कहा था। वो नॉन क्वांटिफाइएबल है। हमने मिसाल ली थी कि 3 जजेस हैं, 2 जजेस किसी के फेवर में फ़ैसला लिख रहे हैं और एक उसके ख़िलाफ़ लिख रहा है। हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे मिसाल ली थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये पर्सनल जजमेंट है। अब पर्सनल जजमेंट को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब जिनको क्वांटिफाई कर सकते हैं वो है प्रायरी, ठीक है जी, और जिसको एम्पेरिकल एविडेंस से आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पेरिकल, जो अभी हमने डिस्कस किया, लिमिटेशन के साथ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये तो खैर उसकी क्लासिफिकेशन है, इतना ज़्यादा नहीं है एमसीक्यूज़ के हवाले से। अगला जो टॉपिक है ये है हमारा एक्सियम जो है, ये हमारी वो रेंजेस हैं। लेट एस बी द सिंपल स्पेस विद द स्पेस पॉइंट E1 E2 En तक। टू ईच सैम्पल पॉइंट वी असाइन अ रियल नंबर डिनोटेड बाय द सिंबल PEI। आई की जगह पे 1 2 3 4 जो आप रखेंगे, एंड call the probability of EI must satisfy the following basic जो इसके रूल्स हैं। पहला ये है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से 1 है, रेंज दी हुई है। इवेंट की जो रेंज है वो 0 से 1 है। 0 पॉइंट समथिंग ये वो करके आप जो है 1 तक जा सकते हैं। 1 से पॉइंट भी ऊपर आया तो आपके ये इस रूल की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। दूसरा, उसमें सैम्पल स्पेस 1 है, रेंज 0 to 1, सैम्पल स्पेस 1। समझ आई बात की? अब सैम्पल स्पेस ही 1 है तो आप 1 से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे भी क्लियरिटी होगी आपकी। 0 to 1 जो रेंज थी ना, वहाँ उसकी क्लियरिटी इस दूसरे इसके रूल्स में हो गई कि क्योंकि सैम्पल स्पेस ही 1 है। अब तीसरी बात इसके अंदर, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं और उनके अंदर जितने डिसजॉइंट हैं वो, तो उनका यूनियन लेने से मुराद ये है कि ए और बी को जमा कर लिया जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर इनका यूनियन लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आगे काम आने वाले हैं। ये रेंज और ये सिलसिला आगे आपको नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उनमें भी काम आएगा। ठीक है जी। तो बात ये है कि रेंज 1 है, 0 से 1, क्योंकि सैम्पल स्पेस 1 है। और अगर इनको यूनियन लेते हैं दो इवेंट का, इवेंट है ये, सेट नहीं, इवेंट है यहाँ पे, तो इन इवेंट का अगर आप यूनियन लेते हैं तो फिर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जितने चांसेस हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों के जितने चांसेस हैं उनको जमा कर लेंगे, क्योंकि उसको होना 1 है। ए के चांसेस, बाकी जो बच जाएंगे वो बी होगा, बी के चांसेस उनको मिला के 1 बन जाता है ना। तो ये इसलिए
अब यहाँ पे नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें मेल की लाइव बर्थ है उसको डिनोट किया गया ए से, स्टिल बर्थ बी से, फीमेल की जो बर्थ है उसको सी से। तो इस तरीके से ये डिनोशन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल की जब बात करेंगे तो मेल यहाँ पे दो दिए हुए हैं, एक लाइव बर्न वाले, एक स्टिल बर्न वाले, ए और बी। तो यहाँ पे जो फार्मूला वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे ये चीज़ इस मिसाल के अंदर क्लियर नहीं हुई है कि कौन से वाले लाइव बर्न वाले मेल चाहिए या स्टिल बर्न वाले मेल चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। यहाँ सिर्फ मेल की बात कीजिए ये तो दोनों शामिल होंगे। तो फिर इसको हम आर लिखेंगे। हो सकता है लाइव बर्न वाले, हो सकता है स्टिल बर्न वाले, हो सकता है के लिए जो उर्दू का वर्ड है हो सकता है वो आर है। ये या ये वाला ए वाला या बी वाला या, तो इसको हम कर लेते हैं जमा। हमें पता नहीं है ना, कंफर्म तो नहीं है कि ए वाला लाइव वाला होगा, इसलिए हम दोनों को जमा कर लेते। तो ये जमा कर जो ऊपर हमने पढ़ा ये उसकी मिसाल आ गई। आगे कम्प्लीमेंट की बात भी करेंगे। कम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए रिलेटेड टू द सैम्पल स्पेस एस। ए कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 माइनस पी ए है। 1 में से जो ए की प्रोबेबिलिटी आई है, खाली ए नहीं, ए की जो प्रोबेबिलिटी आई है, जैसे ऊपर ए हमारे पास लाइव बर्न है ऊपर वाली मिसाल में, तो लाइव बर्न की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेल की। आइए ऊपर चलते हैं। जी मेल है 0.5021, टोटल है 0.5141। तो लाइव बर्न ए जो है ए की प्रोबेबिलिटी, मेल हो लाइव बर्न हो तो प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5021। ठीक है जी। तो मेल के हवाले से उनकी टोटल आ गया 0.5141। ये 1 में से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है जी। एक कॉइन 4 दफ़ा उसको हमने किया है टॉस, तो एटलीस्ट 1 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपल स्पेस उसकी बनी हमारे पास 2 पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 4, add to the 16 पॉइंट आया आपके पास 16। ठीक है, 2 पावर n के हिसाब से। तो ए कम्प्लीमेंट आ गया 1 माइनस पी ए, 1 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 15/16। तो आपके पास जो बाकी बचते हैं हेड वो आप देख लेंगे, तो एटलीस्ट 1 हेड में आपके पास सैम्पल स्पेस में देखेंगे तो 15 ही आएंगे। 16 तीनों टेल होंगे, 3 टेल के अलावा बाकी सब के साथ हेड आएगा। अगर एक भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएंगे, लेकिन 3 टेल जो हैं 4 टेल, 4 बार हुआ तो 4 टेल,
4 टेल के अलावा बाकी सब के साथ ऐड आता है, लिहाजा हमारे पास जो 16 में थे एक हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 15 ऐसे सैम्पल स्पेस हैं, जिनमें से सैम्पल स्पेस के एलिमेंट में से 15 ऐसे हैं जिनमें हेड आएगा। एडिशन लॉ के अंदर क्या है कि जब ए और बी का यूनियन लेते हैं तो उन दोनों को जमा कर देते हैं। ये पीछे भी हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। जब दो एलिमेंट को हम